प्रधानमंत्री मोदी ने वास्तव में चारों खाने चित किया, हिल नहीं पा रहे हैं। वहाँ वो अमेरिकन भालू है जो डोनाल्ड ट्रंप, वो वहां से लेकर यहाँ तक के कुत्ते जो नई दिल्ली के कुत्ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास की गति को पिछले एक दशक में किन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है और अमेरिकी भालू भारत से क्यों डरा हुआ है, यह बता रही है दुनिया में मोदी का तहलका मचा रही है ये खबर। ये जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत ये चर्चाएं होती हैं ताकि इन उपलब्धियों की चर्चा जनता के बीच न पहुंचे, लोगों को ये न बताया जाए। पिछले कई साल से मैं देख रहा हूँ, वो जब हिंदुस्तान में कहीं इंटरव्यू देता तो उसका इंटरव्यू कौन लेता है? राजदीप सरदेसाई लेता है। कोई और कोई पत्रकार उसको घास नहीं डालता, वो जानता कि ये। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। ये डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत फुदक रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप क्या फुदक रहा था, यहाँ भारत द्रोही भी, कि चलो अब ट्रंप का ये टैरिफ है इतना प्रभावशाली हो जाएगा, इतना ज्यादा कि मुश्किलों में हो जाएगा भारत। लेकिन जीडीपी छलांग मारने लगा और स्थिति ऐसी हुई कि चारों खाने एक ही दिन में चित हो गए भारत द्रोही, मोदी द्रोही। मनीष जी, यहाँ कराती रहती हुई तो हम लोग बात में अभी करेंगे। वो जो डोनाल्ड ट्रंप कौन से पत्ते तोड़ के कौन सा बर्गर खिला रहा था वो भी बताऊंगा, दर्शकों को कहूंगा, आपको आनंद आएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने वास्तव में चारों खाने चित किया, हिल नहीं पा रहे हैं। वहाँ वो अमेरिकन भालू है जो डोनाल्ड ट्रंप, वो वहां से लेकर यहाँ तक के कुत्ते जो नई दिल्ली के कुत्ते हैं, इन सबको इनका मुंह बंद कर दिया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मनीष जी, हमारी जो जीडीपी की रिपोर्ट आई है, दर्शक समझ लें कि भारत खुद अपेक्षा नहीं कर रहा था। यानी जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर बैठे थे उन लोगों को ये था कि हमारी जो जीडीपी की गति आएगी वो 6.7 या 6.88 के करीब होगी। लेकिन आज जब रिजल्ट आया है जीडीपी ग्रोथ का तो वो 7.8 है। इतना अंतर कभी नहीं पड़ता, इतना अंतर खासकर अपने आकलन में तो कभी नहीं होता। ये एक बड़ी उपलब्धि है, अविश्वसनीय उपलब्धि है ये। जैसा यहाँ पे पिछले 3 महीने से कैसा हिंदुस्तान के अंदर ये, या पिछले 3 महीने क्या मैं कहूँ लगातार ये कैसे नंगनाच कर रहे हैं, किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि भारत का एटमॉस्फेयर खराब हो जाए, इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर खराब हो जाए, कमर्शियल एटमॉस्फेयर खराब हो जाए, शेयर मार्केट डूब जाए, ये सारे कुकर्म कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद इतनी विपरीत परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी का जो रिजल्ट है वो अद्भुत है। 7.8 पूरी दुनिया में चर्चा है। ये बता दूं कि आपको, वो जो G7 हुआ था कनाडा में, उन देशों की जो कुल मिला उन देशों की जो निकली है जीडीपी ग्रोथ वो 0.7% है, 0.7%। और भारत अकेले जो है 7.8% है। वो जो अमेरिकन भालू नाच कूद रहा है उसकी भी आई आज पहले क्वार्टर की, वो 3.3 है, यानी भारत के आधे पर है उसकी जीडीपी ग्रोथ। तो ये भारत का जलवा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब जापान की धरती पर कदम रखा तो रंगबाजी के साथ कदम रखा और अपनी धमाकेदार उपलब्धि के साथ कदम रखा। कोई वो पाकिस्तान का जैसे फकीर जाता है कटोरा लेके भीख दे दो, तो प्रधानमंत्री मोदी भिखारी बन के नहीं गए। तो प्रधानमंत्री मोदी वहां पर इस तरह के योद्धा बन के गए थे जो इस समय सबसे बड़े भालू से लड़ रहा है और पूरी दुनिया से अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा है। तो वो और प्रधानमंत्री मोदी का जापान में जैसा स्वागत हुआ है वो भी मनीष जी देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि डिप्लोमेसी में एक एक चीज मायने रखती है। तो आज अमेरिका ने एयरपोर्ट से लेकर उनके जापान में जहाँ वो रुकवाया गया है, जहाँ पर उनकी मीटिंग हो रही थी, वहां तक जिस तरह से जापान ने स्वागत किया है, तो ये पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का क्या सम्मान है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में। वो कतई ये मैं पहले बता चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर 50% टैरिफ लगा चुका है जापान पे, लेकिन उसके बाद जापान कहीं उसको खुश करने के लिए उसकी चमचागिरी में नहीं दिखा। जापान ने खुलकर स्वागत किया है। और प्रधानमंत्री मोदी, मनीष जी अगर वीडियो दिखा दें कि वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बता रहा है कि वो स्वयं अपने स्वागत से प्रसन्न है, कि वो उनको ये अपेक्षा रही होगी कि जापान कैसा स्वागत करेगा, तो जापान ने उनकी तबीयत प्रसन्न की है। ना हो तो छोड़ दीजिए। जी। तो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका जापानीज प्राइम मिनिस्टर की है। उस मुलाकात के रंग और बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। दोनों देश जापान के प्रधानमंत्री इशिवा के साथ मुलाकात की तस्वीर पूरे जापान में, अपने बहुत सारे व्यूअर्स जापान के हैं, उसमें से कुछ के मैसेज थे कि पूरा जापान जो है वो ऐसा लग रहा है कि तिरंगा से रंगा हुआ है।
हाँ तो ये फ्रेम ये बताता है कि क्या स्थिति है। और और उस भालू के खिलाफ जाकर ये स्थिति है, तो जरा इसको आप समझिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भाईचारा है, कोई रिश्तेदारी नहीं है प्रधानमंत्री मोदी की। भारत की हैसियत आज की तारीख में क्या है, ये आज प्रधानमंत्री मोदी का जापान में स्वागत बता रहा है कि भारत कितनी बड़ी ताकत बन चुका है। और इसको एक और रिपोर्ट बताता हूँ, उसके बाद हम लोग आएंगे कि दर्शक समझने की अर्नेस्ट एंड यंग जो है वो दुनिया की 4 बड़ी जो ऑडिट कंपनियां हैं उनमें से एक है। अर्नेस्ट एंड यंग को ये माना जाता है कि पूरे ग्लोबल कंपनी है वो, और वो ग्लोबल लेवल पे उनका जो रैंकिंग है वो 4 कंपनियां जो है वो आपस में उन्हीं चार कंपनियों तक सीमित है कि दुनिया की 4 सर्वश्रेष्ठ ऑडिटिंग कंपनियां हैं वो। और उस अर्नेस्ट एंड यंग की भी रिपोर्ट आई है मनीष जी अभी 2 दिन पहले, और हर भारतीय को बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं कहता हूँ ना कि जो प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धि होती है, अविश्वसनीय उपलब्धि होती है, अविस्मरणीय उपलब्धि होती है, वो यहाँ की मीडिया उसको ब्लैकआउट कर देती है, ब्लैकआउट, कि आपकी निगाह ही ना पड़े, आपके संज्ञान में ही ना आए। अन्यथा ये खबर क्यों नहीं चली मनीष जी, ये खबर क्यों नहीं चली सारे न्यूज चैनलों पे कि अर्नेस्ट एंड यंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, और आपको सुनकर ताजुब होगा, मैं पढ़ के चौंक गया कि जिस गति से भारत बढ़ रहा है और जिस गति से भारत की चौमुखी विकास हो रहा है, तो 2038 में भारत देश के दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। ये भालू घूम रहा है, ये भालू तीसरे नंबर पे होगा, अमेरिका तीसरे नंबर पे होगा, अमेरिका को पीछे कर भारत दूसरे नंबर पे होगा। ये मैं पढ़ के चौंक गया कि क्या कर रहे हैं मोदी, और कैसा उन्होंने पिछले 11 साल का काम किया है, और आगे उनके क्या प्लान है। तो ये कंपनियां तो बिल्कुल एक एक बाल गिनती हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी आज जब जापान में उतरे हैं, जापान की धरती पर उन्होंने कदम रखा है, तो ये उपलब्धियां उनके पीठ पे थी, उनके पीठ के ऊपर। अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट परसों आई है, मैंने कहा ना ये कोई वो पाड़ा जैसे बताता ना, फलाने अखबार में छप गया, दिमाग के अखबार में छप गया, फलाने अखबार दिमाग के अखबार नहीं। दुनिया के ग्लोबल रैंकिंग में दुनिया की 4 बड़ी कंपनियों में से एक है ईवाई की रिपोर्ट। और वो ईवाई रिपोर्ट मैंने मनीष जी डाली है, जरा दिखा दूं दर्शकों को, तो ये देखकर आपको लगेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, भारत कहाँ जा रहा है, देश हमारा कहाँ जा रहा है। इन कांग्रेसियों ने कहाँ पहुंचा रखा था, कूड़ेदान में डला रखा था। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर याद दिलाते हैं फ्रेजाइल 5 में हमारी गिनती होती थी, और आज हम दावेदारी कर रहे हैं दुनिया के दूसरी, यानी अमेरिका पीछे होगा हमसे। ये है बनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास की गति को पिछले 1 दशक में किन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, और अमेरिकी भालू भारत से क्यों डरा हुआ है, यह बता रही है। दुनिया में मोदी का तहलका मचा रही है ये खबर कि ये मैंने लिखा है मनीष जी। अरे भाई खुल जाओ। पिछले प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास की गति को पिछले 1 दशक में किन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, और अमेरिकी भालू भारत से क्यों डरा हुआ है, यह बता रही है। दुनिया में मोदी का तहलका मचा रही है ये खबर कि 2038 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ईवाई की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत 2038 तक क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के संदर्भ में अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 34.2 ट्रिलियन डॉलर होगा। 34.2 ट्रिलियन डॉलर। आज हम 4.1 और 4.2 पर हैं। तो आने वाला 1-1.5 दशक जो है, अगला एक दशक या 1.5 दशक आप कह सकते हैं, वो 1.5 दशक कितना जादुई होने वाला है, कितना चमत्कारी होने वाला है, ये बता रही है अर्नेस्ट एंड यंग की ये रिपोर्ट कि 34.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। यह वृद्धि भारत की युवा आबादी, जीएसटी और यूपीआई जैसे संरचनात्मक सुधारों, उच्च बचत दरों और बढ़ती घरेलू मांग की तरफ सीधा स्पष्ट संकेत कर रही है, जो इस अमेरिकी टैरिफ जैसे संभावित जोखिमों के बावजूद वृद्ध होती वैश्विक अर्थव्यवस्था, यानी दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं वो बूढ़ी हो रही हैं, वृद्ध होती वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से आगे रख रही है भारत को। तो ये जो अगर आप जरा सा सोचिए, सोचने वाले विचारक हों,
तो ये आपको क्या उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी भारत को दे के जा रहे हैं, या अपने हाथ में, मैं तो मानता हूं कि अभी वो रहेंगे शतायु हो, कि वो अपने हाथों से ही सौंप के जाएंगे, भारत देश दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट कह रही है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। और आज मैंने कहा ना, एक आज जीडीपी की रिपोर्ट आई है, तो जीडीपी की रिपोर्ट को अगर आप इससे जोड़कर देखिए कि जीडीपी की रिपोर्ट जो भारत खुद अपेक्षा कर रहा था कि 6.7 या 6.8 होगी, वो 7.8 है ये पहले क्वार्टर की। तो अद्भुत है। पिछली बार जो है 6.5 या 6.6 थी। तो क्या किस तरह से छलांगे मार रहा भारत, और उस भारत को यहाँ पे गाली दी जाती है। लेकिन भारत की इन उपलब्धियों का सम्मान जापान कर रहा है। जापान, ये तो हुई दो। और जो तीसरी चीज है, जो आज ही का घटनाक्रम है कि जापान ने, मनीष जी, आज $68 बिलियन का निवेश करने का समझौता किया है। 68 बिलियन। तो ये जो मैंने कहा ना, अमेरिकन भालू जो है वो नाच रहा था, टैरिफ कर दिया। अभी टैरिफ पे तो आपको बताऊंगा मैं, टैरिफ का तो खेल अलग है कि मैंने टैरिफ का बैन कर दिया, भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। और वो ये सपने देख रहा था, और यहाँ के खैराती, यहाँ के जो दलाल हैं दिल्ली में बैठे, वो कैसा मातम कर रहे थे, कैसा छाती पीट रहे हैं कि बस डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो भारत तबाह होने जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने भारत में $68 अरब के जापानी निवेश के विशाल लक्ष्य की घोषणा की है। ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा साझेदारी शुरू की है। दोनों देश सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मिनरल पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो 68 बिलियन का तो आज समझौता हो गया जापान के साथ। और मैं फिर कह रहा हूँ कि किस माहौल में हुआ है, किन विपरीत परिस्थितियों में हुआ है कि जिस समय वो डंडा लेके घूम रहा है दुनिया भर में कि भारत के साथ कोई धंधा ना करो, भारत को कोई सामान ना बेचो, भारत से कोई सामान ना खरीदो, डोनाल्ड ट्रंप उस समय जापान जब $68 बिलियन का समझौता कर रहा तो एक तरह से थप्पड़ मार रहा उसको कि तुम अपना काम करो, दोनों देश आपस में सब करेंगे धंधा। और अभी जो रेयर अर्थ मिनरल की बात हो रही है, तो जापान के पास टेक्नोलॉजी है और भारत के पास रेयर अर्थ मिनरल है। तो ये आने वाले 2-3 सालों में क्या गुल खिलाएंगे, इसकी हम लोग को प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन ये आज शुरुआत उसकी हुई है। सेमीकंडक्टर चिप, प्रधानमंत्री मोदी कह चुके कि इस साल खत्म होने से पहले बनकर हमारे हाथ में होगी। तो इस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। और उसको एक बहती हुई नदी ने, जिस नदी में बाढ़ आई है, उस बाढ़ में ये बांध बनाने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। बहुत बुरी तरह से मात खाएगा। कमाल की बात देखिए कि उल जुलूल मैगजीनों की रिपोर्ट के आधार पे जो कांग्रेस का इकोसिस्टम, यदि पाड़ाओं का गैंग होता तो फलाना मैगजीन ने ये छापा, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इतनी बड़ी खबर है और भारत के टेलीविजन चैनलों से गायब है। न जीडीपी पे चर्चा हो रही है कि जीडीपी ने ऐसी उछाल मारी, न भारतीय अर्थव्यवस्था की को लेकर के जो 2038 की बात आप कर रहे हैं, 2035 की बात, उसका कोई फर्क पड़ रहा है। इंडियन टेलीविजन चैनलों को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही चीज उनमें यदि है जो भारत द्रोही गैंग है कि पूरी फर्जी, जैसे हो ना कि कहीं कहीं रिपोर्ट छप गया तो पूरा कांडी दिल्ली में ये छाप देता था कि धरती का सबसे काबिल शिक्षा मंत्री सिसोदिया हुआ करता था। कैसे नैरेटिव वो बनाते थे। नैरेटिव वार में हमेशा ये पीछे रहते हैं। लेकिन ये तो खबर, ये नैरेटिव का भी मामला नहीं है, ये तो खबर थी। टेलीविजन चैनलों पर इस पर कोई विमर्श नहीं हो रहा। जीडीपी को लेकर विमर्श नहीं है। भारत की अमेरिका को पछाड़ करके दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने की भी कोई चर्चा नहीं है। अमेरिका को पछाड़ कर दूसरे स्थान पर होगा भारत, दूसरे स्थान पर होगा, ये कह रहा होगा। अमेरिका तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और ये इतनी बड़ी खबर है जो भारत, मतलब क्या बताऊं। लेकिन मैंने कहा ना कि ये न्यूज चैनलों से गायब है खबर। कहीं आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा, कोई इस पर डिबेट नहीं होती मिलेगी। इस पंचायत में लगे हैं बैठाल के वो तो 3-4 अनपढ़ मुल्ला मिल जाते हैं, आरजेडी और कांग्रेस के गंवार टाइप के प्रवक्ता, और ये उसी में पूरा समय गुजारते हैं शाम को 5 बजे से रात में 11 बजे तक। तो मनीष जी, मैं बता दूं कि ये कोई आप, हम लोग हमेशा कहते हैं, इसको आप सामान्य घटनाक्रम मत समझिए। ये जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत ये चर्चाएं होती हैं ताकि इन उपलब्धियों की चर्चा जनता के बीच न पहुंचे, लोगों को न बताया जाए कि भारत कहाँ जा रहा है। ये बैठ के वही पंचायत करते हैं। तो इनकी ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोई बड़े अनजाने में कर रहे हैं या इनसे अज्ञानतावश हो रहा है। ये साजिश के तहत, और इसके लिए इनको पैसा मिलता है। ये अच्छे से समझ लीजिए
कि कांग्रेस अब अपने पास उसके बाद तो कुछ है नहीं, तो कम से कम इनकी बताना बंद करो, इनका जिक्र करना बंद करो। तो ये कांग्रेस से, अब कांग्रेस क्या, वो जो हम लोग अक्सर बात करते हैं सोरोस, उस दिन हम लोगों ने फोटो दिखाई थी कि वो सोरोस, वो जो उसका 8,500 करोड़ रुपया कहाँ खर्चा हो रहा है, यही खर्चा हो रहा है। कोई कार्यकर्ताओं को थोड़ी पैसे दे रहा है कि तुम 100 रुपया ले लो, इस तरह से नहीं, वो यही खर्चा हो रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अन्यथा ये आज जीडीपी के तो चलिए मनीष जी आज शाम को है, लेकिन अभी कहीं गायब है, कहीं चर्चा नहीं है। मगर वैसे ही ये खबर तो एक दिन समझिए पुरानी हो चुकी, लेकिन इस पर भी कोई चर्चा नहीं, कुछ कि ये कैसे होगा, क्या होगा, भारत क्या क्या कर रहा है, इस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। ये इस पर तो चर्चा कर रहे कि लाखों नौकरियां चली जाएंगी, लाखों नौकरियां कैसे चली जाएंगी, उस पर भी हम लोग आगे आएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं चारों खाने चित्र की, इसका असर ये देखिए कि मुझे लगता है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ जो मोदी की तस्वीर को देख करके बौखलाया होगा, लेकिन एकाएक अमेरिकी मीडिया से भी ट्रंप गायब है। अब तो वहां खबर आ रही है कि वहां का वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है कि ट्रंप के साथ कोई त्रासदी होती है तो मैं राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हूं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस उस समय में भारत में थे, आपको याद होगा, जिस समय में पाकिस्तान कश्मीर में जो सिंदूर कांड किया था पाकिस्तान ने, उस समय जेडी वेंस भारत में ही थे। और माना जा रहा है नहीं, कि इनका वो मनीष जी, अब ट्रंप की हालत ये होगी, उसका दायां हाथ जो उसके बाएं हाथ पे विश्वास नहीं करता, तो वो तो बड़ी बुरी स्थिति में, उस पर भी हम लोग आएंगे। मैं जो अभी तो मैंने ये उपलब्धियां गिनाई जिनको लेकर नरेंद्र मोदी पहुंचे थे जापान के अंदर, सीना चौड़ा करके 56 इंची छाती लेके पहुंचे थे, और उस 56 इंची छाती का सम्मान कर रहा जापान भी, और अभी चीन में भी आप देखेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर कि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर झन्नाटेदार थप्पड़ मारा है प्रधानमंत्री मोदी ने। और जो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर तो थप्पड़ मारा है, लेकिन यहाँ के जो खैराती हैं, यहाँ के जो दिल्ली के दलाल हैं, जो बैठ के रात में 2 पैक दारू पी के कांग्रेस से पैसा पाके खर्रा लिखा करते हैं, उनका इनको तो उठा उठा के पटका है प्रधानमंत्री मोदी ने, थप्पड़ से उनका जी नहीं भरा, तो समझिए इनको उठा उठा कर पटका है। मैं वो खबर बताने जा रहा हूँ, और वो खबर भी सारे न्यूज चैनलों से गायब है, वो खबर भी सारे न्यूज चैनलों से गायब है, अखबारों ने छापा है, अखबार कल उसको छापेंगे भी। मनीष जी, डोनाल्ड ट्रंप यही तो कह रहा था ना कि रूस से तेल मत खरीदो। दर्शकों को इसी बात पे पूरा रूठा मतलब सारा नंगनाच मचाए हुए था। भारत ने आज फैसला किया कि अब वो रूस से 20% ज्यादा तेल खरीदेगा। ये जवाब है उसकी धमकी का। इससे ज्यादा जोरदार थप्पड़ कोई मार नहीं सकता था। ये भी खबर मैंने लगाई है, इसको आप देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया खबर है, तो कई सारे अखबारों में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का लगाया कि आप जरा गौर करिए कि एक तरफ वो कह रहा कि ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा अगर तुमने रूस से तेल खरीदा, तो उसका जवाब भारत ने दिया है कि अब हम 20% तेल ज्यादा खरीदेंगे, और रूस भी सस्ता देगा। तो हम लोगों को बताया था, रूस कह रहा था कि हम 5% और सस्ता कर देंगे। यानी दोनों तरफ से, दोनों गाल पे थप्पड़ उसके पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप के, और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम है कि बोले तो क्या बोले इस पे। और ये जो सौदा है, भारत का जो फैसला है, इसको जरा समझिए आप कि इसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। वो जो पूरी दुनिया में नाटक फैलाए हुए कि तुम्हारा टैरिफ बढ़ा दो, तुम्हारा टैरिफ बढ़ा दो, तुम पे प्रतिबंध लगा दूंगा, तुम पर कर दूंगा, तो अब पूरी दुनिया के देश देख रहे हैं कि इसको तमाशा बना दिया रूस और इंडिया ने मिलके। रूस और भारत इसको चौराहे पे नचा रहे हैं अपने हिसाब से कि वो ये इससे मतलब उसकी जो धमकी थी, उस धमकी की बत्ती बना के उन्होंने कहाँ डाली है समझ जाइए, वो बोल नहीं सकता। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर, ये सबसे बड़ी खबर है कि आज ये जो यहाँ कह रही थी ना कि वो प्रधानमंत्री मोदी डर गया, वो अधेड़ घूम रहा है बिहार में, आज भी उसको वही याद आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया तो मोदी से ये कहा, फलाना कहा। उस आंख के अंधे को, अकल के अंधे को ये घटनाक्रम नहीं दिखाई दे रहा कि जिस पर उसने वो तो एक तरह से झूठ बोल रहा था, उसमें बैठी गंगा में हाथ धो रहा था युद्ध के रुकने पे। यहाँ पर तो पूरा पॉइंट उतार के अपना नंगा होकर खड़ा हो गया कि भारत जो है रूस से तेल ना खरीदे, और उस स्थिति में भारत कह रहा है कि हम 20% तेल ज्यादा खरीदेंगे। जरा बता दूं, ये तो मैंने लिखा कि दमदार भारत के 56 इंच छाती वाले प्रधानमंत्री का अमेरिकी टैरिफ की धमकी को मुंहतोड़ जवाब। भारतीय रिफाइनरियों ने अगस्त में अमेरिकी तेल की अपनी खरीदारी बढ़ा दी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। और खबर थोड़ा सा पढ़ दूं कि प्रतिस्पर्धी ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत अमेरिकी तेल खरीदेगा, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर दांव, व्यापार घाटा कम होगा।
प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण भारतीय रिफाइनर अगस्त में अमेरिकी कच्चे तेल की अपनी खरीदारी बढ़ा रहे हैं, जिससे राजनयिक तनाव के बीच अमेरिका के साथ व्यापार असंतुलन कम होने की संभावना है। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत रूसी कच्चे तेल की खरीद में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए प्रतिबद्ध है और सितंबर में रूसी तेल आयात को और बढ़ाने की योजना बढ़ा रहा है। ये सीधे सीधे है। प्रतिस्पर्धी कीमतों में अमेरिकी कच्चे तेल की अपील को बढ़ा दिया है, जिससे भारतीय रिफाइनरियों ने अगस्त में अमेरिकी तेल की अपनी खरीदारी बढ़ा दी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका से कच्चे तेल की अधिक खरीद में दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव के दौर में अमेरिका के साथ भारत के व्यापार संतुलन में संभावित रूप से कमी आ सकती है। रूस से तेल खरीदेगा और 20% तेल ज्यादा खरीदेगा। और यहाँ नैरेटिव ये बनाया जा रहा है, रघुराम राजन जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, उनका इंटरव्यू लेकर के वो दिलीप सरदेसाई का बेटा वो नैरेटिव बना रहा है कि रूस से तेल खरीदने से क्या तेल सस्ता हो गया, और इसकी वजह से भारत में अमेरिका ने महंगाई लाद दिया, इतनी परेशानियां बढ़ा दी। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी का खेल। ये सोच रहे थे कि मोदी झुक जाए तो फिर हम बवाल काट दें कि डर गया मोदी, सरेंडर मोदी। लेकिन जब तन के खड़ा हो गया मोदी की अगुवाई वाला भारत, तो अब ये दूसरा नैरेटिव बना रहे हैं और वो भी पेश कर रहे हैं, रघुराम राजन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि रघुराम राजन कह रहा है कि रसिया से तेल खरीदने से फायदा क्या हुआ भारत, उसकी तो मार पड़ गई भारत पर। मनीष जी, हम लोगों ने तेल के ऊपर पूरा कार्यक्रम किया था मेरे ख्याल से अभी जैसे 15 दिन पहले, और दर्शकों को अच्छे से याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जो है तेल सस्ता बेच रहे हैं, हम लोगों को तेल सस्ता बेच रहे हैं। अन्यथा 11 साल पहले किस दाम पे तेल बिक रहा था, 80 रुपए लीटर का पेट्रोल था 2013 में, और आज की तारीख में 94 ये रुपए। बात क्या रघुराम राजन को समझ में नहीं आता? वो रिजर्व बैंक का गवर्नर था, उसे समझ में नहीं आता ये बात? नहीं, वो अमेरिका का दलाल बनकर एक तरह से यहाँ पर उसने टैरिफ के बाद यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर बैठे दलाल कोलाहल मचा रहे हैं, यहाँ पे जो कांग्रेस के पाले हुए हैं वो जो हल्ला मचा रहे हैं, तो उस हल्ले को जान देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए वो इस काम में उतरा है, इस काम के लिए मैदान में उतरा है। बाकी इनका कोई लेना देना नहीं। वो अच्छे से जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी करके, ऐसा थोड़ी अनपढ़ नहीं है मनीष जी, वो अनपढ़ नहीं, वो दलाल है कांग्रेस का, वो अपने एजेंडे के तहत आता है। और इसीलिए उसका पत्र आप जरा गौर करिए, पिछले कई साल से मैं देख रहा हूँ, वो जब हिंदुस्तान में कहीं इंटरव्यू देता तो उसका इंटरव्यू कौन लेता है? राजदीप सरदेसाई लेता है। कोई और कोई पत्रकार उसको घास नहीं डालता, वो जानता कि ये कांग्रेसी नकाब पहन के, जैसे घोड़े नहीं होते, घोड़े में पत्ता बांध लेते हैं अपने आंखों में, उस तरह से कांग्रेसी पत्ता बांध के बैठता है और तब वो इंटरव्यू देता है। तो वो उसको तो छोड़ दीजिए। डीके गुप्ता जी कह रहे हैं कि देश का मीडिया 140 करोड़ जनता को यही बताता है कि राहुल गांधी या उसके चमचों ने मोदी को कितनी गाली दी है। वो एक बार बोलता कि दिन भर चलाकर बार बार गाली देते हैं। ये सही कह रहे हैं। इस मुद्दे वही कह रहे हैं कि अभी इस मुद्दे से हटा करके आपको आज जो महत्वपूर्ण इशू ये था, मनीष जी कह रहे हैं कि आज भारत की FY 26 की पहली तिमाही में जीडीपी दर 7.8 आई है, जबकि आरबीआई का अनुमान 6.5 था। यह ट्रंप और देशद्रोहियों के मुंह पर कालिक है। सोचिए, आम लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया इस इतनी बड़ी खबर को पचा गई, निगल गई। इस चीज पे हम लोग कह रहे हैं कितनी, हाँ बोलिए, इतनी बड़ी खबर को सचमुच ये जीडीपी का मामला है ना कि रोज दिन रात ये ताल ठोकते थे। दरअसल ये साबित करना चाह रहे थे कि मोदी के सामने सरेंडर हो गया भारत, और ट्रंप के सामने सरेंडर हो गया भारत, और पूरी तरह से भारत की तबाही आ गई हुई है। और जरा मनीष जी, दर्शकों को बता दूं कि इसी में एक खबर और छुपी है, ये इसीलिए इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो महंगाई का नंगनाच करते हैं, ये जो जीडीपी के रेट आया है, जो इसके एक्सपर्ट हैं अर्थव्यवस्था के, उनका क्या कहना है इसके ऊपर जरा समझ लीजिए।
कि दुनिया के बाजार में मोदी का एक और तहलका, भारत की जीडीपी पहली तिमाही में सारे पूर्वानुमानों को झुठलाते हुए 7.8% पर पहुंच गई है। यह अभूतपूर्व गति पूर्वानुमानों से कहीं बेहतर है और G7 जैसे देश वैश्विक समकक्षों से भी आगे है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा 29 अगस्त को जारी आंकड़ों के अनुसार यह वृद्धि कम मुद्रास्फीति जैसी चुनौतियों के बावजूद 9.3% की वृद्धि, मजबूत घरेलू मांग और सरकारी खर्च के कारण हुई। यह प्रदर्शन वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री मोदी की अद्वितीय पकड़ तथा भारत के लचीलेपन को दर्शाता है। भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था कहने वाले अमेरिकी भालू की पीठ पर यह डंडों की बौछार है। यह समाचार उस अमेरिकी भालू के पिछलग्गू भारतीय कुत्तों के पिछवाड़े पेट्रोल के बजाय तेजाब की बोतल उड़ रहा है। लेकिन इसमें मनीष जी खबर के अंदर है शायद कि जरा इसको गौर करिए कि ये आया कि ये जो आपकी गति आई है क्योंकि देश में इन्फ्लेशन बहुत कम है, महंगाई बहुत कम है, इस वजह से ये परिणाम आए हैं। तो जो महंगाई का ढोल बजाया करते हैं, ढोल उसके लिए जो नाचते हैं वो भी ये झूठे डांस पे नाच रहे हैं कि कहीं महंगाई नहीं है, उसका परिणाम हमको जीडीपी की ग्रोथ में पता चल रहा है। इन्फ्लेशन ज्यादा होता तो ये रेट ये दर ना आती। तो ये है इनका सच, इसलिए ये छुपा रहे हैं। और सबसे खास बात कि इतनी बड़ी उपलब्धि आर्थिक क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आपके जीडीपी की, और मनीष जी एक और याद दिला दूं कि चाहे अप्रैल हो, पिछले 6 महीने से, तो सितंबर का भी आना है, यानी समझिए 5 महीने से कि लगातार जीडीपी जो है पिछले रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। हर महीने जो जीडीपी का करेक्शन आ रहा है तो वो इन रिपोर्टों को एक तरह से इनकी पुष्टि कर रहा है कि हाँ हमारा देश जा कहाँ रहा है और किस दिशा में हमारे सारे क्षेत्र आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप बताता है। लेकिन हम लोग भी बात कर रहे हैं मनीष जी, प्रधानमंत्री मोदी का करो तो वो तो कैप्टन है टीम के, कि आज मैं गौर कर रहा था, मैंने सारे चैनल बदल के देखे, इवन देन जो फाइनेंस के चैनल है जो शेयर बाजार दिन भर दिखाया करते हैं, किसी भी चैनल पर मैंने निर्मला सीतारमन का चेहरा नहीं देखा किसी भी चैनल में, जबकि ये सारी रचना के एक तरह से रचनाकार वो महिला है। उस महिला का देश को ये ऋणी होगा कि पिछले मतलब तो मेरे ख्याल से 7-8 साल तो हो ही गए उनको वित्त मंत्री होने, कि मगर उनके बारे में एक शब्द बोलते हुए या उनके काम के बारे में बोलते हुए किसी को नहीं देखा। तो ये है यहाँ का कायदे से आज हर चैनल पे उनका इंटरव्यू चलना चाहिए था, कायदे से आज हर चैनल पे उनकी चर्चा होनी चाहिए। तो ये दिखाता है कि मतलब कितनी समझबूझ और कैसे इतनी महत्वपूर्ण खबर को इस तरह से पचाया जा रहा है कि इसको खत्म कर दो। अजय दरबारी जी के सतीश जी, मनीष जी प्रणाम। मोदी जी दुनिया भर को भालू का नाच दिखाएंगे। सस्ते तेल के कारण और देश तेल रूस से खरीदेंगे, अमेरिका पर खाड़ी के देशों का दबाव बढ़ेगा। और यही स्थिति हो गई है कि अब अमेरिका को लग रहा है कि एक बार, इसीलिए अब ये चीजें साबित हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4-5 बार फोन किया चीन और जापान यात्रा से पहले ताकि मैनेज किया जा सके। मैं अजय दरबारी जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं कि जिस भालू के नाच की बात आप कर रहे हैं, उस भालू के नाच का टिकट बिकना शुरू हो गया है। वो जो अर्नेस्ट यंग की रिपोर्ट है वो उस भालू के नाच का टिकट अब एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है कि ये भालू नाचेगा। अब ये कितने समय में नाचेगा ये अलग बात है, लेकिन वो अर्नेस्ट यंग की रिपोर्ट उस डांस की, भालू के डांस की, उसने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। और अब तो मैं मना रहा हूँ कि यही आदमी जो कोई कह रहा है कि मध्यावधि चुनाव होगा तो ये हट जाएगा, ये 4 साल यही रहे अमेरिका की कुर्सी पे, राष्ट्रपति यही रहे, ताकि ऐसा सत्यानाश करके जाएगा 4 साल, और उसके बाद आने वाले 4 साल के लिए कि भारत का रास्ता साफ करके जाएगा।